Today we will discuss about metallic bonding and alloys. How we can define the metallic bonding? The force that hold metal atoms together in the crystal is known as the metallic bond. In other words, we can say that the force that binds a metal ions to the mobile electrons within its sphere of influence is known as metallic bond. Now we will discuss about electron C model of the metallic bonding and also called electron gas theory. All metal atoms in the sample contribute their valence electrons to form a delocalized electron C. Delocalized electron C means जितने भी electrons हैं वो अपने ions यानी cations के गिर्द revolve कर रहे हैं, ठीक है. We can say that in free state of electrons, electrons move freely around the cations is called delocalized electron C. The metal ions nuclei with core electrons lie in an orderly array within this mobile C. यानी ये देखें जितने भी हमारे मेटल एटम्स हैं उसके जो न्यूक्लाई हैं वो बिल्कुल अरेंज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पे. लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनऑर्डरली अरेंजमेंट्स में हैं. ऑल द एटम्स इन द सैंपल शेयर द इलेक्ट्रॉन. जितने भी एटम्स हैं वो अपने सैंपल में क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं. ये उनकी न्यूक्लाई है और ये उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इलेक्ट्रॉन सी में. The metal is held together by the attraction between the metal cations and the sea of valence electrons. अब देखिए held together by the attraction होती है इस cations के अपने electrons की तरफ तभी वो एक C form में present है ना. The metal is held together by the attraction between the metal cations and the sea of valence electrons. Properties of metals. Metals are generally solids with moderate to high melting points and much higher boiling points. मैंने आपको पहले भी बताया था हमारी metals जितनी भी metals होती हैं वो almost solid form में present होती हैं और इनके melting और boiling points जो होते हैं वो दोनों ही higher होते हैं, ठीक. बिकॉज क्यों उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होते हैं, उनकी रिजिडिटी की वजह से. क्योंकि उनकी रिजिडिटी उनकी अंदर इंटरमेटालिक जो फोर्सेस हैं या उनका लेटेस्ट स्ट्रक्चर है. लेटेस्ट स्ट्रक्चर मीन सारा उनका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल एक अरेंज्ड पैटर्न में प्रेजेंट होता है. metals are generally solids with moderate to high melting points and much higher boiling points. Melting points decreases Dona group in the periodic table. अब देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ, मेल्टिंग पॉइंट्स डिक्रीजेस डोना ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, डोना ग्रुप क्यों मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, क्योंकि डोना ग्रुप किसी भी एटम का या मेटल का सॉरी साइज जो है वो इंक्रीज करता जाता है. यानी फर्स्ट वाले एलिमेंट्स जितने भी हमारे ग्रुप के हैं उनका स्मॉल साइज है, लेकिन जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज उनका इंक्रीज करता जाता है. जाहिर सी बात है अगर साइज इंक्रीज कर जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट्स उनके डिक्रीज हो जाएंगे. ठीक, मेल्टिंग पॉइंट्स डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप in the periodic table and increase in a period when we move from left to right in a period. जब हम periodic table में left to right move करते हैं तो क्या होता है कि उनके जो melting points हैं वो इंक्रीज करते हैं. इंक्रीज कैसे होते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स ऐसे इंक्रीज होते हैं कि उनका साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है.
इट्स मीन दैट साइज डिक्रीज हो गया तो उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ गई। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स पे स्ट्रॉन्ग हैं तो उन्हें ज्यादा हम लोग टेम्परेचर देंगे तभी वो मेल्ट होंगे, ठीक। इसीलिए लिखा हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज ऑन अ ग्रुप, ग्रुप में डिक्रीज करता है, लेकिन क्या डिक्रीज क्यों करता है, उनका साइज ऑन अ ग्रुप वर्ड है। और लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज कर रहा है तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा, यानी ऑपोजिट कॉम्बिनेशन है इनके दरमियान। मेल्टिंग पॉइंट्स डिक्रीज हो रहे हैं जॉन अ ग्रुप एंड इंक्रीज हो रहे हैं इन अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल कैन बी शेप्ड विदाउट ब्रेकिंग। अब यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि मेटल जो है उनको शेप, कोई ना कोई शेप दी जा सकती है विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, तोड़े बगैर। बिकॉज देखें उनके अंदर जो है उनकी क्रिस्टल लेटस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। क्रिस्टल लेटस इज एन अरे ऑफ पॉइंट्स representing atoms, ions or molecules of a crystal arranged at different sites in three-dimensional space। क्या होता है कि वहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे एटम्स आयंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मेटल के अंदर, वो अरेंज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इसीलिए इनको हम मोल्ड कर सकते हैं लेकिन ब्रेक करना इजीली नहीं होता। मेटल्स कैन बी शेप्ड विदाउट ब्रेकिंग, उन्हें शेप कोई ना कोई दी जा सकती है विदाउट ब्रेकिंग। The electron C allows the metal ions to slide past each other। अब क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि the electron C allows the metal ions को अलाउ करते हैं to slide past each other, कि एक दूसरे की स्पेस ले सके, एक दूसरे की जगह इंटरचेंज कर सके, ठीक। तो यहाँ पे मेटल आयंस जो हैं वो एक दूसरे की इंटरचेंज कर सकते हैं एक दूसरे की जगह को। द इलेक्ट्रॉन सी अलाउज द मेटल आयंस टू स्लाइड पास्ट ईच अदर। Properties of metals. Metals are good conductor of electricity in both the solid and liquid states। अब क्या कह रहे हैं कि हमारी मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स। अब लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे हैं, मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन मेटल्स में वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। डीलोकलाइज्ड पोजीशन होती है, यानी वो किसी भी जगह पे फिक्स नहीं होते, फ्री मूव कर रहे होते हैं, इसीलिए उनमें कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली होती है, ठीक। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स। द इलेक्ट्रॉन सी इज मोबाइल इन बोथ फेजेस। अब वो बता रहे हैं सॉलिड फेज हो हमारे पास या लिक्विड फेज हो, दोनों में इलेक्ट्रॉन जो है वो मोबाइल फेज में होते हैं। द इलेक्ट्रॉन सी इज मोबाइल इन बोथ फेजेस, देन दोनों फेजेस में इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे मूव कर रहे होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। Metals are good conductor of electricity and metals are good conductor of heat. Why metals dent and bend rather than crack? अब वो क्या कह रहे हैं कि हम मेटल्स को क्यों डेंट और बिंड कर सकते हैं rather than क्रैक के। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन सी है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन सी है, लेकिन ये देखें जैसे ही हम उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी शेप या तो डेंट या बेंट फॉर्म में आ जाता है, ठीक। लेकिन ये है कि उसमें क्रैक नहीं आता। उसमें क्रैक क्यों नहीं आता, क्योंकि उसकी रिजिडिटी बहुत ज्यादा होती है हमारी मेटल की। मेटल में क्रैक आने के बजाय ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि जैसे ही उसको कोई ना कोई फोर्स अप्लाई की जाती है उस पर वो डेंट या बेंट फॉर्म में आ जाता है, लेकिन वो क्रैक नहीं आती। क्रैकिंग की रीजन क्या है, क्रैकिंग ना आने की रीजन ये है कि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, यानी न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं
और वो कोई भी उनकी फिक्स पोजीशन नहीं होती कि अगर उन पे कोई फोर्स लगाए तो वो उसी पोजीशन में रहें, या फिर अपनी स्पेस जो है वो स्पेस अपनी चेंज करते रहते हैं। Now we'll discuss about what is alloys. Atoms in pure metal solids are organized in a regular crystal lattice. क्या कह रहे हैं? Atoms in pure metal solids, ठीक है, are organized in a regular crystal lattice, यानी ये किसका बता रहा है? प्योर मेटल के जो सॉलिड्स होते हैं उनमें क्या होते हैं कि जितने भी एटम्स होते हैं वो क्रिस्टल लेटिस फॉर्म में मौजूद होते हैं. और वी कैन डिफाइन द क्रिस्टल लेटिस. Crystal lattice is an array of points representing atoms, ions, or molecules of a crystal arranged at different sites in three-dimensional space. यानी जो भी हमारे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थ्री डिमेंशनल स्पेस में अरेंज्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं. किसमें? इन प्योर मेटल सॉलिड्स में. अलॉयज आर, अब ये था क्या था? प्योर मेटल सॉलिड्स के अबाउट लिखा हुआ. अब लिखा हुआ है अलॉयज क्या है. अलॉयज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्योर मेटल सॉलिड्स. स्ट्रक्चर के लिहाज से प्योर मेटल सॉलिड्स के लिए जैसे हैं. अलॉयज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्योर मेटल सॉलिड्स बट कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स. मेटल सॉलिड्स में एक ही तरह की मेटल होती है, लेकिन अलॉयज क्या है? इसमें दो तरह के एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? अलॉयज. Alloys are similar in structure to pure metal solids. स्ट्रक्चर के लिहाज से सिमिलर होते हैं किसके? प्योर मेटल सॉलिड्स के. बट कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन इनमें क्या होता है अलॉयज में कि मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. दो एलिमेंट्स के कम्बिनेशन को, शॉर्टली दो एलिमेंट्स के कम्बिनेशन को हम अलॉयज बोलते हैं. यानी दो डिफरेंट मेटल्स के कम्बिनेशन को अलॉयज बोला जाता है. Alloys are held. Alloys are a blend of elements at least one metal. यानी कि कोई एक अगर मेटल है तो इसके साथ लास्ट में एक अदर मेटल होगी तो तभी हमारा alloys बनता है. Alloys are a blend of elements prepared by mixing molten constituents and cooling the mixture to produce a solid which exhibit metallic properties. क्या किया जाता है कि दो एलिमेंट्स को इन मोल्टन फॉर्म में उनको मिक्स किया जाता है उसके कंस्टिट्यूएंट्स को. देन उसको कूल किया जाता है ताकि वो सॉलिड फॉर्म गेन कर ले. जैसे वो सॉलिड फॉर्म गेन करता है तो उसमें देखा जाता है कि उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं, बिल्कुल उसकी अरेंजमेंट्स जो हैं वो मेटेलिक प्रॉपर्टीज की तरह की होती हैं. यानी उसकी अरेंजमेंट्स, उसके एटम्स की जो अरेंजमेंट्स हैं वो भी मेटेलिक बॉन्डिंग जैसी ही शो हो रही होती है. ये देखें हमारे पास मेटेलिक बॉन्डिंग, यहाँ पे उसके एटम्स हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट आगे आएगा कि इसकी अलॉयज की टाइप्स कितनी है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है. तो वो उनकी वहाँ पे उनकी अरेंजमेंट, उसके उनके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट क्या होगी, अब हमने ये देखना है. टाइप्स ऑफ अलॉयज. इंटरमेटेलिक. इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं. इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि दो डिफरेंट अलॉयज जब मिलते हैं तो इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं. तो इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ना है कि इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स हैं क्या. ठीक. टाइप्स ऑफ अलॉयज की एक टाइप है इंटरमेटेलिक. Intermetallic alloy with new crystal lattice different from the parent element's lattice structure. अब क्या कह रहे हैं कि हमारे इंटरमेटेलिक में क्या होता है कि जो हमारे लेटेस्ट क्रिस्टल लेटेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है किससे? पेरेंट एलिमेंट के लेटेस्ट स्ट्रक्चर से. देखें जाहिर सी बात है, दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, उनके जो क्रिस्टल लेटेस्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा, लेकिन जैसे उनको हम कंबाइंड फॉर्म में लेके आते हैं तो क्या होता है कि जो उनके फिर जो न्यू हमारे पास अलाय बनता है उसका लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑब्वियसली डिफरेंट होगा. अलाय विद न्यू क्रिस्टल लेटेस्ट, alloy with new crystal lattice different from the parent element's lattice structure.
एग्जाम्पल्स इसके कौन कौन सी है? मैग्नीशियम जिंक है, सोडियम जिंक है, कॉपर जिंक है। डेफिनेट प्रोपोर्शंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, देखिए उन्होंने कहा हुआ कि डेफिनेट प्रोपोर्शंस यूज की गई हैं कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की, यानी मैग्नीशियम और जिंक को लिया गया है और दो मेटल्स लिए गए हैं, मैग्नीशियम और जिंक, और इसी तरह अब जिंक जो है हमारी ट्रांजिशन मेटल है, मैग्नीशियम और जिंक को लिया गया है, सोडियम और जिंक को लिया गया है, कॉपर और जिंक को लिया गया। डेफिनेट प्रोपोर्शंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी डेफिनेट एक खास प्रोपोर्शन लेनी है जिंक की और एक खास प्रोपोर्शन ली जाएगी मैग्नीशियम की। रिजल्टिंग सॉलिड हैज प्रॉपर्टीज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट्स, जो रिजल्टिंग सॉलिड्स होंगी उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट्स, क्योंकि जब हमने कंस्टिट्यूएंट्स फॉर्म में लिया था तो एक मेटल की अलग कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज थी, दूसरी जो मेटल ली थी उसके उसके कंस्टिट्यूएंट्स की अलग प्रॉपर्टीज थी, लेकिन जब हमने उनको कंबाइन फॉर्म में लिया तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हो गई इन कंबाइन फॉर्म में वो डिफरेंट हो गई। टाइप्स ऑफ अलॉयज, सेकंड वन का जो टाइप ऑफ अलॉयज है वो है heterogeneous alloy without a regular crystal structure throughout the solid। अब heterogeneous alloy क्या कह रहे हैं, वो क्या होते हैं? alloys वो alloys होते हैं without a regular crystal structure, कि इनके जो crystals होती हैं उनका कोई regular structure नहीं होता throughout the solid, जितना भी solid हो। ये कौन सी किसकी क्या कौन सी एग्जांपल है? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस हमें समझ में हेट्रोजीनियस वर्ड से ही समझ आता है। हेट्रोजीनियस कि उसकी कई फॉर्म्स होंगी, ठीक है। होमोजीनियस एक फॉर्म में कोई चीज प्रेजेंट हो तो वो होमोजीनियस होती है, और हेट्रोजीनियस कई फॉर्म में कोई चीज प्रेजेंट हो या कोई इरेगुलर अरेंजमेंट हो किसी चीज के तो वो हेट्रोजीनियस होती है। हेट्रोजीनियस अलॉय कौन से अलॉय होंगे जो हेट्रोजीनियस होंगे? विदाउट अ रेगुलर क्रिस्टल structure, without a regular crystal structure throughout the solid। अब हेट्रोजीनियस अलॉयज की जो एग्जांपल हैं वो हमारे पास सोल्डर है, लेड है 50% और टिन है 50%। पीबी रिप्रेजेंटेड द लेड एंड एसएन रिप्रेजेंटेड द टिन। अब सोल्डर क्या है? सोल्डर इन दोनों एलिमेंट्स या इन दोनों एलिमेंट्स के एटम्स को जब कंबाइन फॉर्म में लेके आया जाता है तो वो उसका सोल्डर उसकी फॉर्म बन जाती है। सोल्डर इज अ मेटल alloy usually made of tin and lead which is melted using a hot iron। जब उसको फिर इनका सोल्डर को मेल्ट हम कैसे कर सकते हैं? यूजिंग अ हॉट आयरन। अब देखें मल्टीपल फेजेस इनकी कैसे बनती हैं सोल्डर की। क्रिस्टल स्ट्रक्चर थ्रू आउट द सॉलिड, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होता है थ्रू आउट द सॉलिड, लेकिन क्या होता है कि उसमें तीन फेजेस बनती हैं। वन फेज किसकी बनती है? फेज ऑफ लेड की। पहली फेज बन गई फेज ऑफ लेड की, फेज ऑफ टिन एंड लेड। अब दूसरी फेज बन सकती है किसकी? फेज ऑफ टिन एंड लेड की। एंड थर्ड फेज हमारी कौन सी बनेगी? फेज ऑफ टिन ओनली। पहले फेज ऑफ लेड ओनली, थर्डली फेज ऑफ टिन और टिन ओनली, लेकिन सेंटर में कौन सी वगैरह फेस बनती है हमारी? फेस ऑफ टिन एंड लेड। अब देखिए हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर हो गया ना, पहले हमारे पास लेड की आ रही है, देन हमारे पास लेड और टिन की आ रही है, थर्डली हमारे पास जो ओनली टिन की आ रही है। तो इसका स्ट्रक्चर होमोजीनियस फॉर्म में नहीं हुआ। हमने कहा कि हेट्रोजीनियस अलॉयज ही हमारे वो वाले अलॉयज होते हैं जिनमें रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता थ्रू आउट द सॉलिड, यानी तमाम सॉलिड में। मल्टीपल फेजेस क्रिस्टल स्ट्रक्चर थ्रू आउट द सॉलिड। इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का थ्रू आउट सॉलिड में क्या होगा? फेज ऑफ लेड ओनली, फेज ऑफ टिन एंड लेड,
एंड थर्ड फेज हमारी कौन सी होगी, फेज ऑफ टिन ऑनली, ठीक है। थ्रू आउट द सॉलिड 3 डिफरेंट फेजेस हमारी बनी, इसीलिए इसको कहा जाता है कि हेट्रोजीनियस अलॉय हैं ये। प्रॉपर्टीज कैन वरी ब्रॉडली, जाहिर सी बात है इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी वरी करेंगी। टाइप्स ऑफ अलॉयज, होमोजीनियस अलॉयज। अब हमने ये देखना है कि होमोजीनियस अलॉयज हमारे कौन से होते हैं। लास्ट में हमने पीछे देखा हेट्रोजीनियस अलॉयज, और अब हमने देखना है किसके बारे में, होमोजीनियस अलॉयज। अब होमोजीनियस अलॉयज मीन होमोसी मीन्स शो हो रहा है कि आप लोगों के यहाँ पे मेटल जो होंगी वो एक जैसी फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, ठीक। Homogeneous metal solution allow with the same crystal lattice structure as one of the constituent elements, कि उसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं जिस तरह उसका क्रिस्टल लेटस होगा, बाकी जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं, किसी अदर जो हमने मेटल यूज़ की है उसके एलिमेंट्स भी उसी फॉर्म में सेम क्रिस्टल लेटस अटेन कर लेंगी। टाइप्स ऑफ अलॉयज में अब हमने देखना है कि होमोजीनियस अलॉयज हमारे पास कौन से होते हैं। होमोजीनियस मेटल सॉल्यूशन अलॉयज विद द सेम क्रिस्टलेटेड स्ट्रक्चर एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इसमें ये है कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जितने उसके, एक एलिमेंट जिस अरेंजमेंट में जिस क्रिस्टल लेटस में जिस अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, जो उसके दूसरे एलिमेंट्स उसके साथ कॉम्बिनेशन फॉर्म में आएंगे, उनकी भी जो स्ट्रक्चर होगा उसका अरेंजमेंट भी उसी की जैसी सेम होगी, इसीलिए इसको कहा गया है होमोजीनियस मेटल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ होमोजीनियस अलॉयज। अब होमोजीनियस अलॉयज की टाइप्स कौन कौन सी हैं आगे, पहले हमने पढ़ा था हेट्रोजीनियस अलॉयज कौन से हैं, देन हमने पढ़ा होमोजीनियस अलॉयज कौन से हैं। अब हमने देखना टाइप्स ऑफ होमोजीनियस अलॉयज क्या हैं, हाउ वी कैन डिफाइन द टाइप्स ऑफ होमोजीनियस अलॉयज। First one is substitutional alloys. Substitutional alloys constituents have similar atomic radii. उसके जो constituents होंगे having the similar atomic radii, and one can substitute into the crystal lattice structure of an other. यानी एक जो है वो substitute कर सकता है into the crystal lattice structure में of an other, किसी दूसरे की जगह ले सकता है। Substitute mean एक अपनी जगह दूसरे वाले एटॉमिक रेडियाई के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज कंस्टिट्यूएंट्स हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। अब ये देखें, ये अभी अगर ये डिफरेंट मेटल की है, ये पिंक वाली और ये ब्लू वाली, इनमें अगर एटॉमिक रेडियाई इनकी सेम है, हैविंग द सेम एटॉमिक रेडियाई, बट दे कैन सब्स्टिट्यूट इनटू द क्रिस्टल लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन अदर। ये सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं इनटू द क्रिस्टल लेटेस्ट में टू एन अदर वन मेटल एटम के साथ ये इंटरप्लेस कर सकती हैं एक दूसरे को। एग्जाम्पल्स आर, इसके एग्जाम्पल कौन से है, स्लटरिंग सिल्वर। स्लटरिंग सिल्वर इज द कम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर कंस्टिट्यूशन उसकी कितनी है, उसके कंस्टिट्यूएंट की परसेंटेज कितनी है, 93% सिल्वर लिया गया है यहाँ पे, और 7% लिया गया है कॉपर। यानी एग्जाम्पल आर स्लटरिंग सिल्वर। किसकी एग्जाम्पल है ये, सब्स्टिट्यूशनल अलॉय की। सब्स्टिट्यूशनल अलॉय की एग्जाम्पल है स्लटरिंग सिल्वर हैविंग द परसेंटेज 93% ऑफ सिल्वर एंड कॉपर हैविंग द 7%। Atomic radii are within 15% of each other, do not affect the overall crystal structure। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि atomic radii are within 15% of each other, do not affect the overall crystal structure। 15% तक किसके atomic radii जो है वो अफेक्ट नहीं करती ओवरऑल क्रिस्टल स्ट्रक्चर को। Crystal structure of elements should be the same for least disruption। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट शुड बी द सेम। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो सेम होना चाहिए फॉर लीस्ट डिस्ट्रप्शन के लिए। ये तो हमें भी पता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर तभी वो जो है एक अरेंज फॉर्म में रह सकता है या विदाउट डिस्ट्रप्शन के रह सकता है अगर उसमें जो है उसका साइज जो है वो सेम हो। रिजल्टिंग सॉलिड
रिमेन्स मेलाबल डक्टाइल एंड सिमिलर डेंसिटी, जो रिजल्टिंग सॉलिड्स बनेंगे किसमें, सब्सटीट्यूशन अलॉयस में, उनकी मेलाबिलिटी, डक्टिलिटी और डेंसिटी जो है वो एक जैसी होगी। क्योंकि इसकी रीज़न क्या है कि इनकी एक जैसी होगी, क्योंकि इसमें जो एटॉमिक रेडियाई है वो सेम है। फर्स्ट वन इसकी डेफिनेशन में ही बताया गया है, वो वाले कंस्टिट्यूएंट्स होंगे जो हैविंग द सिमिलर एटॉमिक रेडियाई एंड कैन सब्स्टिट्यूट into the crystal lattice structure of an other. एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस अलाइज की अनदर एग्जाम्पल कौन सी है, इंटरस्टेशियल अलॉयज। इंटरस्टेशियल अलॉयज में क्या होता है यहाँ पे कि हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक रेडियाई, इनमें क्या होता है कि उस पिछले वाले में जो था हमारे में वो हमारे उनकी एटॉमिक रेडियाई जो थी वो सेम थी। अब यहाँ पे देखें एटॉमिक रेडियाई डिफरेंट हो गई, ये वाले जो हमारे पास रेडिश एटॉमिक रेडियाई हैं उनका साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू ब्लू के। उसमें क्या था, ब्लू था या रेड था, उसकी एटॉमिक रेडियाई जो थी उसका साइज जो था वो बिल्कुल सेम था। यहाँ पे डिफरेंट आ गया एंड द स्मॉलर फिट्स इनटू द इंटरस्टेशियल स्पेसेस। इंटरस्टेशियल स्पेसेस जो इनके अंदर होती हैं उनमें जाके ये फिट होते हैं। उसमें क्या था कि उसमें इंटरस्टेशियल स्पेसेस नहीं होती थी, वो एक दूसरे से इंटरचेंज करते थे। यहाँ पे अपनी स्पेसेस इंटरचेंज वो नहीं कर रहे, बल्कि क्या होता है कि इसमें ये फिट्स फॉर्म में आ जाते हैं, यानी दूसरे जो एटम के एलिमेंट्स हैं या एटॉमिक न्यूक्लियाइज हैं उनके दरमियान ये अंदर फिट हो जाता है। Atomic radii and the smaller fits into the interstitial spaces of an other। और अदर जो है उनके दरमियान में, ये देख रहे हैं यहाँ पे सारे उसके दरमियान में आ रहे हैं, ये ब्लू वाले, ये वाले और ये वाले। इसकी एग्जांपल कौन सी है हमारे पास, स्टील। उसमें कौन सी, स्लटरिंग सिल्वर। और यहाँ पे एग्जांपल कौन सी है, स्टील। स्टील में क्या गया है कि इसके बहुत रेयर चांसेस में इसके जो इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसकी जो कंपोजिशन होती है वो ज़्यादा ली जाती है। जैसे ये देखें आयरन है तो उसकी 99 ग्रेटर दैन 99% उसकी वैल्यू ली गई है, कार्बन को बहुत कम फॉर्म में लिया गया। इसीलिए जो ब्लू वाले हमारे हैं एलिमेंट्स, ये ब्लू वाली जो इंटरचेंज नज़र आ रही है हमारे पास, ये वाली जो है बहुत कम फॉर्म में प्रेजेंट है कार्बन के। तो इसकी जो इंटरस्टेशियल अलॉयज हैं इनकी एग्जांपल कौन सी है, स्टील है, हैविंग द ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ carbon, iron having the greater than percentage of carbon, iron having the 99% and carbon having the less than 1%. इंटरसेशियल सब्सटीट्यूटेड एलिमेंट्स कॉमनली नॉन मेटल्स। अब वो क्या करें, इंटरसेशियल सब्सटीट्यूटेड एलिमेंट्स जो होते हैं वो कॉमनली नॉन मेटल्स यूज़ की जाती हैं। वो कुछ हमारे सी नॉन मेटल्स आगे दी गई हैं, उसमें कौन सी है, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। रिजल्टिंग सॉलिड इज मोर रिजिड, लेस मेलेबल, डक्टाइल। ठीक है, अब वो क्या करें, जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्टिंग सॉलिड्स होते हैं वो मोर रिजिड होते हैं, लेस मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। alloys typically retain a sea of electrons and so remain conducting। हमारी alloys की भी ये प्रॉपर्टी है तो वो उनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, alloys typically retain a sea of electron, ठीक है, sea of electron को रिटेन रखता है and so remain conducting, और कंडक्टिंग फॉर्म में रहता है, यानी इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी या हीट जो है वो इजीली कंडक्ट कर सकती है। इन सम केसेस alloy formation alters the केमिस्ट्री ऑफ द सरफेस। अब देखें हमारे एक मेटल है उसकी केमिस्ट्री जो है वो अलग होगी, लेकिन जब हम उसको अलॉयज फॉर्म में लेके आते हैं, यानी दो डिफरेंट मेटल एटम्स को कंबाइंड फॉर्म में लेके आते हैं, तो उनकी जो सरफेस उस सरफेस की जो केमिस्ट्री होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। इन सम केसेस अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय का जो बनना है, अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ द सरफेस, इन्हें सरफेस की केमिस्ट्री को चेंज कर देता है। ठीक है, अलॉयज फॉर्मेशन अल्टर्स द केमिस्ट्री ऑफ द सरफेस। एन एग्जांपल इज फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकली इनर्ट ऑक्साइड लेयर इन स्टेनलेस स्टील। अब एग्जांपल वो कह रहे हैं इसकी कौन सी है, एग्जांपल क्या है, केमिकली इनर्ट ऑक्साइड लेयर इन स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील पे जो ऑक्साइड लेयर बनाई जाती है वो एक एग्जांपल है केमिकल इनर्ट यानी नॉन रिएक्टिव ऑक्साइड लेयर। केमिकल इनर्ट वो चीज़ होती है जो नॉन रिएक्टिव हो। ठीक है,
or for chemically inert non-reactive oxide layer in stainless steel.